आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। अहमदाबाद की 23 साल की आयशा का एक वीडियो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर पूरे देश को रुला रहा है। इस वीडियो के बस कुछ मिनट बाद ही आयशा की मौत हो जाती है। आयशा वीडियो में अपना पैगाम रिकॉर्ड करती है, इसके बाद अपने माँ बाप को फ़ोन करती है और फिर फ़ोन रखते ही वो नदी में छलांग लगा देती है। आयशा इस देश की उन हज़ारों लड़कियों में से एक है जिनकी मौत हर साल दहेज की वजह से हो जाती है। वो तो जन्नत मिले या नहीं मिले, चलो अलविदा। इस अलविदा के बाद और नदी में समाने से पहले आयशा की ये मुस्कुराहट न जाने कितने दर्द से गुजरी होगी, वरना मरते मरते वो ये न कहती कि या खुदा मुझे अब इंसानों की शक्ल न दिखाना। दुनिया की किसी भी जुबान का कोई भी लफ्ज आयशा के इस दर्द के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हाँ, फकत एक गुजारिश है आप सबसे, दिल अगर मजबूत हो तभी इस वीडियो को देखें, वरना आयशा के चेहरे की ये हंसी आपको रोने को मजबूर कर देगी। चलो अलविदा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो 2 तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में संभाल ले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, किसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी, बस काफ़ी। थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। हंसती खिलखिलाती कोई लड़की जब ये कहते हुए दुनिया से रुखसत हो जाए कि वो कभी इंसानों की दुनिया में आना नहीं चाहती, तो इंसान की इंसानियत दांव पर लग जाती है, कलेजा मुंह को आ जाता है। जब कागज के चंद टुकड़ों के लालच में इंसान की कद्र न करे तो क्या कीजिएगा। जब एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी आंखों के सामने मरता देखे तो क्या कीजिएगा। फाड़ देने चाहिए वो किताबें, बंद कर देने चाहिए वो दर्स जो इंसानियत के कसीदे पढ़ते हैं। कहाँ थी वो इंसानियत जब फोन पर एक बाप इतना बेबस हो गया कि मौत के मुंह में समाती अपनी बेटी का हाथ भी न थाम पाया, उसे मरने से रोक भी न पाया। हंसते हंसते चली गई वो, मरने से पहले मुस्कुराते मुस्कुराते वो उसे भी माफ कर गई जिसके लिए वो खुद मरी। अगर ईश्वर कहीं है, अल्लाह देख रहा है, तो दुआ कीजिएगा कि आयशा को फिर कभी इंसानों की दुनिया में ना आना पड़े, इंसानों का चेहरा उसे फिर से न देखना पड़े।
इंसानियत इसका सामना नहीं कर पाएगी। वैसे आयशा, गम चाहे जितने भी हों, तकलीफें हजार हों, लेकिन खुदकुशी मसले का हल नहीं है। अबे मंडा चाहती हूँ बहुत हुआ अब तक गई हुई है लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक कैसे मैं महज 23 साल की आयशा की ये छोटी सी जिंदगी आखिर इस मोड़ तक आई कैसे? अभी 3 साल पहले ही तो उसका निकाह जालौर राजस्थान में रहने वाले आरिफ के साथ हुआ था। दोनों खुश थे, खुशमिजाज थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। कम से कम उनकी तस्वीरें तो यही बताती हैं। ये तस्वीरें 6 जुलाई 2018 की है, आयशा और आरिफ की शादी की। दोनों का हंसता चेहरा देखकर सब दुआएं दे रहे थे, मगर आने वाले वक्त में आरिफ की हंसी के पीछे इतना ढोंग और आयशा की मुस्कुराहट में इतना दर्द हुआ, तस्वीरें ये सच बयां नहीं कर पाई। अभी उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी हल्का नहीं पड़ा था और तभी आरिफ और उसके घर वालों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बार बार आयशा के घर वालों को फोन किया जाने लगा, उनसे किसी न किसी बहाने से पैसे मांगे जाने लगे, कभी बिजनेस के नाम पर, कभी कुछ खरीदने के नाम पर। आयशा के वालिद लियाकत सब समझ रहे थे, मगर वो इस उम्मीद से हर रात सोते थे कि आयशा की अगली सुबह बेहतर होगी, मगर वो सुबह कभी आई ही नहीं। धीरे धीरे पैसे मांगने के बहाने हक में तब्दील होते चले गए। अब तो आरिफ ने पैसे न मिलने पर आयशा को गालियां देना और मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। फिर शादी के चंद महीने बाद ही 5 दिसंबर 2018 को आरिफ आयशा को मायके छोड़ आया। खुशी की झलक तक तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगी, लेकिन तब तक मैं अकेले खुश रहना सीख चुका हूंगा। पेशे से आयशा के पिता लियाकत दर्जी थे। उन्होंने जैसे तैसे फिर दामाद की मांग को पूरा किया, लेकिन अब आरिफ ने इसे अपनी बात मनवाने का सिलसिला बना लिया। जुलाई 2019 में आरिफ फिर आयशा को उसके मायके छोड़ गया और फिर कभी लेने ही नहीं आया। फोन उठाना तक बंद कर दिया। इस बार आरिफ और उसके घर वाले 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। किसी तरह फिर से पैसों का इंतजाम कर उन्हें दिया गया। दोनों परिवारों में समझौता हुआ और आयशा आरिफ के साथ जालौर विदा हो गई। मगर करीब 1 साल पहले जनवरी 2020 को आरिफ ने फिर से पैसे मांगने का सिलसिला शुरू कर दिया। इस बार उसने डिमांड रखी 2.5 लाख रुपए की। देर होने पर 10 मार्च 2020 को आरिफ आयशा को लेकर फिर से अहमदाबाद आ गया। डिमांड फिर से पैसों की थी। आयशा के वालिद लियाकत इस बार मजबूर थे, वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए। सवाल ये था कि आखिर कब तक वो अपनी बेटी की सलामती की कीमत चुकाते रहेंगे। लिहाजा मजबूरन आयशा ने साल 2020 में अपने ससुराल वालों के खिलाफ अहमदाबाद के वतवा पुलिस स्टेशन में डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करा दिया। चीजें सुधरने की बजाय और बिगड़ती चली गई। 23 साल की एक लड़की के लिए इतनी कम उम्र में इतनी जद्दोजहद परेशान कर रही थी। 25 फरवरी को मरने से पहले जब आयशा ने यह वीडियो बनाया था, उससे पहले भी उसने आरिफ से कई बार बात करने की कोशिश की, मगर आरिफ उसका फोन ही नहीं उठा रहा था। फिर एक रोज जब आरिफ ने आयशा का फोन रिसीव किया, तब वो उसके सामने खूब गिड़गिड़ाई, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। थक कर उसने आरिफ से ये तक कहा कि जब तुम ही नहीं मेरी जिंदगी में, तो मैं जी कर क्या करूंगी, जान दे दूंगी। इस पर आरिफ ने जो जवाब दिया, उसने आयशा के जीने की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। आरिफ ने कहा कि मरना है तो जाके मर जाओ और मरने का वीडियो भेज देना। मर आयशा रही थी, मगर मरते मरते आखिरी ख्वाहिश वो आरिफ की ही पूरी कर रही थी। इसीलिए मरने से पहले आयशा ने ये वीडियो बनाया। और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी हूँ, बस काफी है। थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। सरकार से मैं तो एक ही अपील करता हूँ, बस दूसरी आयशाओं को बचा लो।
मीडिया से अपील करता हूँ दूसरी आयसाओं को बचा लो। अरे मत देखो हिंदू मुसलमान यार, इंसान पैदा होता है इंसान होता है। बहुत हिंदू मुसलमान के लिए लड़े यार, कभी तो इंसानों के लिए लड़ो, कभी तो इंसान बनो यार। मेरी आयशा मर गई, नहीं आएगी, मुझे पता है नहीं आएगी। उस कमीने को फांसी होगी तो भी नहीं आएगी। लेकिन हर मजहब की बेटी मेरी आयशा है, उन मेरी आयशाओं को बचा लो, बस और कुछ नहीं कहना है, बस और कुछ नहीं कहना है। 25 फरवरी की सुबह 9 बजे आयशा ऑफिस के लिए निकली थी। 4:30 बजे आखिरी बार आयशा ने अपने पिता लियाकत को फोन किया। फोन से पहले वो ये वीडियो बना चुकी थी और घर वालों के लाख मना करने के बावजूद साबरमती के इस रिवर फ्रंट में आखिरकार आयशा ने छलांग लगा दी। दहेज पहले बाप अपनी बेटी को खुशी से देता था, अब वही बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए देता है ताकि पति बेटी को परेशान न करे। आज के वक्त में दहेज सिर्फ बुराई की तरह हर जगह नहीं फैली है, बल्कि हर साल हिंदुस्तान में इसी दहेज की वजह से करीब 7,000 लड़कियां अपनी जान दे देती हैं। देश में औसतन हर 1 घंटे में एक महिला दहेज के मामले में मौत का शिकार होती है। साल 2007 से 2011 और 2017 के बाद से इस तरह के मामलों में काफी तेजी देखी गई। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2017 में 7,466 महिलाओं की मौत हुई। 2018 में 7,166 महिलाएं दहेज की भेंट चढ़ गईं। 2019 में 7,115 महिलाओं की मौत हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महाविद्यालय में कई बार ज्ञापन दिए। उपखंड अधिकारी को, विधायक को, कॉलेज प्राचार्य को, जबकि अभी तक कॉलेज में व्यवस्थाओं में काफी कमियां हैं, जिनसे छात्र छात्राओं को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए कई बार प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन जिसका अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। इसी संबंध में परिषद द्वारा आज पुन महाविद्यालय में प्रदर्शन कर प्राचार्य को 15 सूत्रीय मांगों के साथ ज्ञापन सौंपा। पाली जिले के गुड़ाहेंला थाना क्षेत्र में आने वाले नवागुड़ा गांव में एक महिला द्वारा आत्महत्या करने के बाद उसके पीहर पक्ष द्वारा दहेज प्रताड़ना के बाद इस हत्या के मामले को लेकर हंगामा शुरू कर दिया गया। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष की ओर से उसे प्रतिदिन प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके चलते उसने तनाव में आकर आत्महत्या कर दी। परिजनों के इस हंगामे के चलते ग्रामीण डीएसपी श्रवणदास संत भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से समझाइश की। परिजनों से समझाइश करने के बाद में ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराने के बाद महिला के परिजन माने और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाकर उसका शव लिया। आजादी को 60 साल से ऊपर का समय बीत चुका है। आज दावा किया जाता है कि भारत का हर नागरिक स्वाभिमान से जी सकता है, अपनी नजर उठाकर जी सकता है, लेकिन आज भी किसी कोने में समाज और नागरिक दबता जा रहा है। आज भी किसी कोने में खाप पंचायत के ऐसे फरमान है जो आदमी को उसके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ऐसा ही मामला पाली में सामने आया है। पाली के सोजत तहसील के बिलावास गांव में एक परिवार पिछले 8 माह से अपने ही गांव से बहिष्कृत हो रखा है। उसकी पीड़ा ऐसी है कि ना तो उसे किराने की दुकान वाला परचून सामान देता है और ना ही कोई सब्जी वाला सब्जी बेच। पूरे गांव में उनसे बात करने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं है। ऐसे में यह परिवार पिछले 8 माह से अपने ऊपर हुए सितम का न्याय पाने के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के थाना परिसर में बुधवार शाम जब्तशुदा वाहन मालखाना परिसर में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की सूचना जैसे ही कस्बे के लोगों में फैली तो थाना परिसर में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पुलिस कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार राजाखेड़ा थाना परिसर के पीछे जब्तशुदा वाहन मालखाना परिसर में करीब 400 से 500 मोटरसाइकिल सहित अन्य वाहन खड़े हुए हैं, जिसमें बुधवार शाम अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया। आग की तेज लपटों ने कुछ ही मिनटों में परिसर में खड़े वाहनों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। आग लगने से करीब 80 से 90 मोटरसाइकिल जलकर पूरी तरह खाक हो गईं। थाना परिसर के जब्तशुदा मालखाना परिसर में जैसे ही आग लगने की सूचना कस्बे के लोगों में फैली तो थाना परिसर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
थाना पुलिस के साथ पुलिस चौकी टाउन और सीयू मनिया मनोज कुमार गुप्ता ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग के विकराल रूप धारण करने से सभी के हाथ पैर फूल गए। पुलिस कर्मियों ने स्थानीय लोगों के साथ करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थाना परिसर के जब्तशुदा वाहन मालखाना परिसर में लगी आग पर अगर समय रहते काबू न पाया जाता तो बड़ी जनहानि हो सकती थी, क्योंकि जिस जगह जब्तशुदा वाहन परिसर में खड़े हुए हैं उससे बिल्कुल करीब ही काफी घनी आबादी क्षेत्र लगा हुआ है। अगर समय रहते आग पर काबू न पाया जाता तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।